नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का शानदार टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम सीनियर सेकेंडरी लेवल का पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो अभी टारगेट जो रहेगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी रहती है उसमें जो पेपर सेकंड जो होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का उसके रिगार्ड हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। वो बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। पेपर सेकंड पर हम बात करेंगे जनरली। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। सिंपल टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिएगा स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। जनरल फॉर्म पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का जो बेसिक निचोड़ है जो आप सेकेंडरी में पढ़ते हो नॉर्मल दो चार बातें उसके बारे में करने वाले हैं। फिर इस टॉपिक को ऊपर लेवल तक उठाने की कोशिश हम करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हर एक क्वेश्चन ऐसा हम जो कि रखे, यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट का पैटर्न है वो ऐसे बना के हम रखेंगे ऑलरेडी कि हमारा क्वेश्चन बहुत कम ही टाइम में पूरा हो जाए। ये कोशिश भी हम बिल्कुल करने वाले हैं। तो चले आइएगा, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलिएगा पहले हम बात कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे आपने जनरली इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन या फिर हम बात करें पॉलिनोमियल, इन तीनों के बारे में आपको पहले से पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। या हमारा मकसद केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलना है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है सेम एज अपना जो जनरल फॉर्म रहेगा, सामान्य जो रूप रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रहेगा, यानी कि द्विघात समीकरण का रहेगा। हम यहाँ पर दोनों माध्यम में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हमारी क्लास चलने वाली है। हो सकता है कि कभी कभार अपने इंग्लिश के वर्ड चले, कभी कभार हिंदी के वर्ड चले। तो जनरली मैंने ये जो पॉइंट अपन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इसको द्विघात समीकरण बोला जाएगा, मैं दोनों माध्यम में लेके आया हूं लिख, यानी कि रिटर्न में दोनों माध्यम में आपको मिलेगा ये। चलिएगा तो हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म क्या होता है। नाउ जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का वो होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा इक्वल 0। और इसको यदि अपन को क्वाड्रेटिक ही बनाए रखना है तो एक कंडीशन चलती है, और कंडीशन वो ये है कि ए की वैल्यू कभी भी मेरे भाई कभी भी 0 नहीं हो सकती। जी हाँ, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए 0 बन जाएगा उस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो कंडीशन की बात हम जरूर कर लेते हैं इसके बारे में कि ए 0 बन जाने की कंडीशन में अब क्या होगा कि सर ए 0 बन गया, ए ये ए किसका कोफिशिएंट है उसको पूरा 0 बना देगा, इसको पूरा 0 बना देगा। तो अब ओनली टर्म रहेगा अपने पास बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। और इस कंडीशन में ये जो बोला जाएगा, ये जो इक्वेशन रहेगी इस इक्वेशन का नाम यानी कि लीनियर इक्वेशन रहेगा या रेखिक समीकरण ये रहेगी। हाँ जी, जिसमें एक घात वाला पद रहे, डिग्री 1 रहे, वो होता है रेखिक समीकरण। यदि यदि अपन यहां पर कंडीशन बना के चल रहे हैं, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ए 0 भी हो जाए और बी 0 बन जाए, दोनों 0 बन जाए, तब हम क्या करने वाले हैं, दोनों 0 बनने की कंडीशन में ये दोनों टर्म ध्यान से देखिएगा, ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, दोनों टर्म 0 बन जाएंगे। और दोनों टर्म 0 बनने की कंडीशन में हम लिखेंगे यहां पर कि ये जो है वो c इक्वल 0 हो जाएगा। और c इक्वल 0 यानी कि कांस्टेंट इक्वल 0, ये हम एक डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस चीज को, तो इसको नॉट डिफाइन की कैटेगरी में डाल देंगे, इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते मेरे भाई। हाँ जी, ऐसी कंडीशन अपन थर्ड भी पढ़ सकते हैं। पहली जो कंडीशन थी ए 0 होने की कंडीशन में थी, दूसरी जो कंडीशन हमने पढ़ी ए भी 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए, दोनों 0 होने की कंडीशन में है। और थर्ड जो हमारी कंडीशन रहेगी कि ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए। मैं लिखता हूं, ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए, यानी कि तीनों 0 बन जाएंगे। तो क्या होगा, यदि तीनों 0 बन गए तो क्या होगा,
देखिएगा इसी के माध्यम से समझते हैं, इसके जनरल फॉर्म से। यहां पर a 0 रखेंगे, b 0 रखेंगे और c 0 रखेंगे। और यदि आपने ऐसा किया तो x की कोई भी वैल्यू आप इसमें रखेंगे, कोई भी वैल्यू x का कोई भी मान इसके अंदर रखेंगे तो हमेशा ये उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं आप। यदि a b c 0 है तो ए बी सी 0 होने की कंडीशन में एक्स कुछ भी रखिएगा भाई, कुछ भी रखने पर ये सभी को सेटिस्फाई करेगा। और ऐसी समीकरण जो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, वो समीकरण नहीं, उस समीकरण का नाम क्या होगा? सर्वसमीका होगा। उस समीकरण का नाम आइडेंटिटी रहेगा जी। उस समीकरण का नाम आइडेंटिटी रहेगा, सर्वसमीका रहेगा। सर्वसमीका और समीकरण में आप अंतर तो जानते ही होंगे। समीकरण जो है वो अपने खास प्रतिबंध के लिए लागू रहती है। जैसे रेखिक समीकरण हुई, लीनियर इक्वेशन हुई, उसमें एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है वो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही, उसके दो जीरो, दो रूट्स होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं, दो हल होते हैं, तो वो दो प्रतिबंध यानी कि दो वेरिएबल की वैल्यू के लिए ही वो लागू रहती है। पर सर्वसमीका है वो सभी वैल्यू के लिए जी एप्लीकेबल है। हाँ जी, आगे हम इसके बारे में, इसके हल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिएगा इसके हल के बारे में बात करते हैं, या फिर हम इसके टाइप्स के बारे में पहले जनरली बात कर लेते हैं। ये जो टाइप्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो टाइप्स जो हैं वो जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर हमें पता होना जरूरी है कि क्या चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, द्विघात समीकरण, ये पता होना जरूरी है। तो यहां पर ये तीन टाइप की बात हम कर रहे हैं, तीन टाइप है। पहला टाइप जो आपको दिख रहा है वो अपूर्ण द्विघात समीकरण है, दूसरा टाइप है विशुद्ध द्विघात समीकरण, और तीसरा टाइप जो है वो पूर्ण द्विघात समीकरण। पूर्ण द्विघात समीकरण हम समझ सकते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें तीनों पद हो, यानी कि सारे टर्म्स विद्यमान हो। सारे टर्म्स कौन कौन से? कि एक्स स्क्वायर की घात वाला पद भी विद्यमान हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी, और एक्स वाला टर्म भी, और जनरली जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी विद्यमान हो। यानी कि सारे फॉर्मेट में ये हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा यदि अपने पास मिल जाए कोई भी एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की भी बात कर सकते हैं। जैसे भैया बात हम कहें कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, इसमें तीनों टर्म विद्यमान है, तो हम यहां पर ये बोलने वाले हैं कि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अब हम बात करें विशुद्ध यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वो कैसी होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसमें x वाला टर्म विद्यमान नहीं होता। हाँ जी, इसमें ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, तो इसका जनरल फॉर्म ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, और इसके एग्जाम्पल की बात यदि हम करें तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं जनरली 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। हाँ जी, इसमें क्या होगा? इसमें जनरली x की x घात वाला जो टर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जहां आता है x वाला टर्म, यानी कि डिग्री 1 वाला टर्म, पावर 1 वाला जो टर्म है वो विद्यमान नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं? विशुद्ध द्विघात समीकरण बोला जाता है। अब बात करें अपूर्ण द्विघात समीकरण के बारे में, जो द्विघात समीकरण पूर्ण नहीं हो। और द्विघात समीकरण पूर्ण कहां से नहीं होगी? कि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही विद्यमान नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारी मूर्खता होगी ये बोलना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म विद्यमान नहीं होगा, उस कंडीशन में आप बोलना चाहते हो कि भैया ए 0 है, और ए 0 होने की कंडीशन में वो द्विघात नहीं है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो फिर क्या है? तो अपूर्ण द्विघात समीकरण में कौन सी कैटेगरी शामिल करते हो? हम ये दोनों कैटेगरी शामिल कर सकते हैं अपूर्ण द्विघात समीकरण में। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें कि सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझना ही बेटर होगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0, ऐसा मिल सकता है अपने पास। या फिर अनदर एग्जाम्पल की बात करें जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, यानी कि इनमें दोनों आ सकते हैं। ये वाला इसी में समाहित है, अपूर्ण में समाहित हो रहा है। ये विशुद्ध वाला जिसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, वो इसमें भी समाहित हो रहा है, क्योंकि सीधा दिख रहा है इसमें x वाला टर्म नहीं है, और जिसमें x वाला टर्म नहीं है वो पूर्ण तो है ही नहीं। हाँ जी,
पूर्ण, ये अपूर्ण तो होगा ही, जो पूर्ण नहीं है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण कौन है? जिसमें तीनों टर्म नहीं है, तो वो इसमें ये भी शामिल रहेगा, और इसमें केवल वही आएगा जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिएगा, तो हम जनरली इसके सॉल्यूशन की बात करें, ये मुख्यतः अपन को पता होना जरूरी था, इस पर डायरेक्ट में भी क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है ये नाम जरूर पूछ लिया जाए। कई क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन बोल देता है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको समझना होता है उस कंडीशन में कि जो बी होता है वो 0 होता है। ये जरूरी होता है पहले से पता होना, क्या तक क्वेश्चन में अपने पास यूज हो जाए ये चीज। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, समीकरण के हल के बारे में। समीकरण के हल क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये बात करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कोई अपन बात करें Ax इक्वल, यानी कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, खैर कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये हमने एग्जांपल लिया। इसके सॉल्यूशन की बात करें, यहां ध्यान से देखिए, समीकरण के जो मूल होते हैं इसकी जगह आपको मिल सकता है कि इसके हल क्या होंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसके जो सॉल्यूशन क्या होंगे। हाँ जी, ये कुछ भी मिल सकता है इन दोनों में से, हल भी मिल सकता है, सॉल्यूशन भी मिल सकता है, समीकरण के मूल भी मिल सकते हैं, या फिर रूट भी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरली। तो ये होते क्या है, ये होते हैं भैया जी x की ऐसी वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो होता है हमारा समीकरण का हल। हाँ जी, यहां ध्यान से देखिएगा, x की दो वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू 2 और 3। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, वो हम काम आगे करने वाले हैं। x की दो वैल्यू है, x इक्वल 2 और x इक्वल 3। ये दोनों वैल्यू यदि इसके अंदर पुट की जाए, इसके अंदर रखी जाए, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये वाला 0 बन जाएगा। यही तो इसका हल होता है। तो हम इसका मीनिंग समझ गए कि समीकरण का हल का मीनिंग ये मानेंगे कि x की वो वैल्यू जो उस समीकरण में रखने के बाद LHS को RHS के इक्वल कर दे। RHS में भी जरूरी नहीं है 0। इक्वेशन का फॉर्मेट यदि चेंज मिला तो हम कह नहीं पाएंगे कि हमेशा 0 होगा, हो सकता है कि आगे कोई कांस्टेंट हो। तो ये कहना ज्यादा बेटर होगा कि x की वो वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जनरली x यहां पर हम ले रहे हैं, हो सकता है y भी आ जाए, हो सकता है z भी आ जाए। x या y या फिर z की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो समीकरण में हम रखेंगे, रखने के बाद उसको संतुष्ट करा दे, यानी कि जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के इक्वल बन जाए। जी श्रीमान, यही बात हम करेंगे। खैर, बात ये आ रही है कि जो सर आपने समीकरण के हल की बात की थी, समीकरण के हल की बात की थी, क्या उनको हम निकाल सकते हैं? जनरली आपने 10th क्लास में भी निकाले भी होंगे, और 10th क्लास में आपने नॉर्मल वे से निकाले थे। 2-3 तरीके आपने लगाए भी हैं, और वो मैंने लिख के भी लेके आया हूं कि आप डायरेक्ट उनको ध्यान में रखें। बट हम जो क्वेश्चन में करने वाले हैं, अपने टाइम को कम से कम समय में क्वेश्चन को पूरा करने के लिए जो मेथड हमारे लिए यूजफुल होगा, हम उस तरीके से करने वाले हैं। जैसे 10th क्लास में आपने भैया जी हल ज्ञात करने की जो विधियां पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, यानी कि फैक्टर करके। फैक्टर में आपने एमटीएस मेथड पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि मध्य पद के टुकड़े किए होंगे आपने। जैसे -5x के टुकड़े करके, इसके -5x के टुकड़े हम कैसे कर सकते हैं, आइए जरा समझाते हैं। इस फैक्टराइजेशन से पहले इस क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं जो आपने एग्जांपल लिया था, थोड़ा माइंड एक बार रिकॉल हो जाएगा वो चीजें। यहां पर हम क्या सोचते हैं कि ऐसी हम नंबर लें, पहले यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 6 है, 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया अपने पास। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -5 है। पहले हम दो नंबर ऐसी सोचने वाले हैं, जी हाँ, पहले हम दो नंबर ऐसी सोचने वाले हैं जिनको ऐड करने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाए, तो वो दो नंबर -2 और -3 होगी जनाब। जी सर, -2 और -3 होगी, जिसको इसमें रखेंगे। मिडिल टर्म के टुकड़े होते हैं, मिडिल टर्म यानी कि जो बीच वाला पद होता है एक्स की टर्म वाला, उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो होंगे माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल 0, यही बोलेंगे जी।
यही बोलेंगे। और यहां से कॉमन आपको दिख रहा है क्या आएगा, ये बहुत सिंपल बात है भैया, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये अब हम सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा जी, ये हम नहीं सीखने वाले, ये हमारा मकसद है ही नहीं। यहां पर हम थोड़ा लेवल की बातें करेंगे पर बेसिक जरूर हम एक थोड़ी थोड़ी बातें जरूर कर लेते हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई 2 और 3। यहां हमने जो सोल्व किया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्व किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था। जैसे एमटीएस जो मेथड है वो फैक्ट करने का मेथड है। एमटीएस जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या हम कहें कि मध्य पद के टुकड़े करके हल किए जाएं या फैक्टर करके हल किए जाएं, गुणनखंड करके हल किए जाएं, तो वो फैक्टर किया हमने, उसके बाद हमने उसके हल निकाल लिए, उसके सॉल्यूशन निकाल लिए, हाँ जी, उसके मूल हमने निकाल लिए। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड से आपने बखूबी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये काम भी आपने 10th क्लास में अच्छी तरह से सीखा है कि पूर्ण वर्ग बनाते हुए आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, द्विघात समीकरण को सोल्व किया है, और उस द्विघात समीकरण के मूल आपने प्राप्त किए हैं। तो ये काम भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, पर जनरली इसका एक ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाते हुए यानी कि इस विधि का मैं यूज लूंगा, इस जो ये मेथड है अपने पास पूर्ण वर्ग वाला, ये मैं यूज करूंगा किसके लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मैं काम में लूंगा। जी हाँ जरूर। और एक ग्राफीय विधि होती है जरूर। ग्राफीय विधि क्या होती है इसके बारे में जनरली बात कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी श्रीमान, जी श्रीमान, आइए जरा ग्राफीय विधि क्या होगी, या ग्राफिकल मेथड की हम बात करें। देखिएगा ग्राफिकल मेथड क्या होता है। यहां हम नहीं पढ़ने वाले, नॉर्मल इसके बारे में बात करेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है। ग्राफिकल मेथड में हम किसी पोलिनोमियल का, ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि ग्राफ बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो उसका यदि हम ग्राफ बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाने जाते हो तो उसका जब ये ग्राफ, जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक पैराबोलिक बनेगा, एक परवलयाकार बनेगा। और वो परवलयाकार कैसा होगा, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है इससे ऊपर चला जाए। हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बात हम आगे, एक टॉपिक हमारा रहेगा लोकेशन ऑफ रूट, यानी कि मूलों की स्थिति का निर्धारण हम करेंगे, तब हम जाके इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और ये ग्राफिकल मेथड अच्छे से उसमें सीखने वाले हैं। खैर यहां पर ऐसा सोच रहे हैं, अभी एक बार इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि ग्राफ होता कैसे है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी कि परवलयाकार होता है। और परवलयाकार जो होता है वो या तो हो सकता है ओपन अपवर्ड, यानी कि खुला होगा ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, ऐसा कंडीशन हो सकती है। देखिएगा इसमें या तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस को, यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। एक ऐसा हो सकता है जो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, हो सकता है एक ऐसा ग्राफ भी मिल सकता है जो एक्स एक्सिस को, जी श्रीमान, जो ऐसा हो सकता है जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जाए, एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जाए। अब यहां पर हम समीकरण के मूल्यों का निर्धारण कैसे करेंगे, बात तो वही अहम है। समीकरण के मूलों का निर्धारण कैसे करने वाले हैं, समीकरण के मूल यहां पर कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान के चलिए ग्राफ आपके सामने है एक बार, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है तो ये हमारे समीकरण के मूल है। एक्स के वो मान, एक्स एक्सिस के वो मान जिस पर ग्राफ कट कर रहा है, ग्राफ आके मिल रहा है, टच कर रहा है, वो समीकरण के हल होते हैं। ये याद रखिएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर एक्स एक्सिस पर एक्स के कौन कौन से मान है, कौन कौन सी वैल्यू है, उस पर समीकरण का वाई वैल्यू 0 बन जाता है। हाँ जी, हम यदि बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये y के इक्वल है, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो x एक्सिस वाला रहेगा, एक y एक्सिस वाला टर्म रहेगा।
इसमें भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल में देखेंगे इसको, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल में देखेंगे, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू प्राप्त करते हुए जाएंगे और एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू हमें मिलते जाएगी। ग्राफ ऐसे बनता जाएगा और ग्राफ तीन टाइप का बनेगा, ग्राफ तीन टाइप का बनेगा। पहले दो टाइप की बात कर लेते हैं कि ग्राफ या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, ये दो टाइप हो सकते हैं। फिर दोनों टाइप के अंदर तीन टाइप ये हो सकते हैं कि या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा या फिर काटेगा भी नहीं, और या फिर एक बार टच करते हुए निकलने वाला है। यहां पर हम डिस्क्रिमिनेट वगैरह सब कुछ बातें आगे हम करने वाले हैं। अभी हमने ओवरव्यू लिया है कि ग्राफ से हम कैसे बता पाएंगे कि समीकरण के मूल क्या होंगे, हमारा मकसद यही है अभी। हाँ जी, नाउ तो यहां ध्यान से देखिएगा कि एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है तो इसके समीकरण के मूल दो हो गए, दो मूल प्राप्त हुए हैं। यहां पर काट ही नहीं रहा है तो इस कंडीशन में समीकरण के जो रियल रूट है, वास्तविक मूल्यों की संख्या है, वो जीरो हुई। अब वास्तविक मूल्यों की संख्या जीरो हो गई है इस कंडीशन में। हाँ जी, और इस कंडीशन में भैया देखिए एक बार टच करते हुए चल रहा है, एक बार टच करते हुए निकल रहा है, तो उस कंडीशन में दो इक्वल रूट्स होंगे, दो बराबर, दो समान मूल प्राप्त होंगे। इस कंडीशन में टू इक्वल रूट आएंगे, टू इक्वल रूट होंगे, यानी कि दो समान हल प्राप्त होंगे, दो समान वास्तविक हल प्राप्त होंगे। इस कंडीशन में दो विभिन्न डिफरेंट हल होंगे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी कि वास्तविक हल विद्यमान नहीं होगा। जी हां, ये जो बात थी हमारी, ये जो बात थी ग्राफिकल मेथड से थी, ग्राफिकल मेथड से हमने बात कर ली है, गुणनखंड विधि से हमने बात कर ली है, पूर्ण वर्ग का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं अभी इसी क्लास में। तो चलिएगा क्वेश्चन पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करके आपको दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो जनरली आपको पता है कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आप पढ़ते हो। तो वो बनता कैसे है, जनरली ये भी अपना एक क्वेश्चन होना जरूरी है। तो वो जो बनेगा वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनेगा। तो हम पहले इसका जनरल फॉर्म लेके चलते हैं। जनरल फॉर्म जो रहता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपनी मदद से और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहेगा, तीन चार स्टेप में हम काम कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हम काम कर सकते हैं। जी जनाब, पहला अपना मकसद रहेगा यहाँ जो कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट साइड में लेके जाइएगा। जी सर, अब आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या करने वाले हो, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे और उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने वाले हैं। जी हाँ, पहला काम क्या रहेगा, जो x का कोफिशिएंट b है सर और b का आधा करेंगे, आधा करने के बाद दोनों साइड इसको जोड़ेंगे। और यदि ऐसा करेंगे तो x का कोफिशिएंट कौन है सर, b है, b का हम क्या करेंगे, आधा करने वाले हैं, b का आधा करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यदि आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो उससे पहले ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। बट यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो इस a को हटाना होगा। और a को कैसे हटाएंगे, a से डिवाइड कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a। ये भूल हुई है, आपसे भी हो सकती है वापिस से, मैंने वही वापिस इसी को यही इंप्रूव कर लिया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी होता है। नाउ यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल माइनस सी बाई ए हो गया। अब हम x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए, इसका आधा करेंगे। सर इसका आधा कितना होगा, b अपॉन 2a होगा। सर इसका होल स्क्वायर करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स और इसका होल स्क्वायर b बाई 2a होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे और राइट साइड में इसको सोल्व करके ही लिख देंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये डायरेक्ट हमने लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो वर्ड आया है, पूर्ण वर्ग मेथड, ये क्यों आया है, यहां पर देखिए एलएचएस में पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, उसका ओपन फॉर्म है, खुला रूप ये आपको दिख रहा है।
ए की वैल्यू क्या है सर, एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है, बी अपॉन 2a है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, और क्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जनाब, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल, और इस राइट वाले पार्ट को हम सोल्व कर लेंगे, और राइट वाला पार्ट क्या है सर, 4a स्क्वायर। हम एलसीएम लिया तो क्या बना भाई, बी स्क्वायर, ए से एक कैंसिल हुआ है 1 टाइम्स, 4a रह गया, ऊपर c है तो 4ac हो गया। कैलकुलेशन आप सभी को अच्छे से आती है। ये स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में रूट अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, ये स्क्वायर हटा तो राइट साइड में रूट अप्लाई हो गया, तो x इक्वल आ जाएगा, और माइनस बी बाई 2a आ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस माइनस रूट जो है दो टाइप की वैल्यू देगा, प्लस और माइनस की क्या क्या होंगी, एक मिनट रुकिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ रहा है रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस, जी हाँ जी, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इस रूट को भी सोल्व कर लेते हैं, और रूट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया श्रीमान। अब इस 2a को एलसीएम भी ले सकते हैं, और ध्यान से देखिए माइनस बी 2a एलसीएम आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। x की कितनी वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस लेने पर दो वैल्यूज हमारे प्राप्त होंगी, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होगी। ये जो प्रोसेस हमने की है यहां पर, ये जो प्रोसेस हमने की है, ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से की है, और उससे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के हल हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगे। जी हां, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, चारों मेथड की हमारी यहां पर बात हो गई है। देखिएगा चारों मेथड हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट चारों मेथड हमने एक बार ओवरव्यू बात कर ली है। जिन पर मुझे बात करनी बाकी है उनको अच्छी तरह से आगे मैं करने वाला हूं। तो नेक्स्ट चलिएगा हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। ये मूल होते क्या है, मूल समीकरण के हल, यानी कि जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, संतुष्ट कर रहे हो, वो होते हैं मूल। तो मूलों के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में क्या बात करने वाले हो सर, अभी आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपने बात की होगी कि x इक्वल जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अभी सर आपने लिखा था ये बात, हाँ जी ये लिखा था। इसमें ध्यान से देखिए, जो रूट दिख रहा है, रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि वो चेंज हो जाए, वो प्लस की आ जाए, यानी कि जीरो से बड़ी आ जाए, या जीरो बन जाए, या जीरो से छोटी आ जाए, तो हमारे मूलों की प्रकृति चेंज होती जाएगी। जी, इसके अलावा कुछ नहीं। जो रूट के अंदर दिख रहा है, और देखिएगा बी ए कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो इससे हमारे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कौन बदल रहा है यहां पर, कौन हमें दिक्कत कर सकता है सर, रूट वाली चीज हमें दिक्कत कर सकती है। रूट के अंदर या तो जीरो से बड़ी जाएगी नंबर, या जीरो के इक्वल आएगी, या जीरो से बड़ी आएगी। तो मैथ वालों ने क्या सोचा कि क्यों ना इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नया नाम देते हैं, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला उन्होंने डिस्क्रिमिनेट। जी हां, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया, डिस्क्रिमिनेट इसको बोला, या फिर हिंदी में इसको बात करते हैं विविक्तर बोला जाता है। ये आप सभी को पता है, विविक्तर इसको बोला जाता है। डी कैसा होगा, इसके आधार पर ही मूलों की प्रकृति होती है। हाँ जी, इसके आधार पर ही मूलों की प्रकृति होती है कि मूल कैसे होंगे। प्रकृति की बात करेंगे तो आगे हम यहाँ पर कंप्लीट चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हम टाइप पढ़ें कि डी जो है यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 से बड़ा हो जाए तो यहां हम पुट करके देख लेंगे, सोच के देख लेंगे। जैसे बी की तो कोई वैल्यू आएगी, बी की तो यहां वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू रहेगी,
प्लस माइनस इसकी वैल्यू हम सोल्व करके यदि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस पर रूट अप्लाई होगा, या तो वो रूट से बाहर आ जाएगी यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो, या रूट के अंदर ही रहेगी। पर होगा क्या, x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इस मेथड से, x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी क्योंकि प्लस का भी लेना है और माइनस भी लेना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास x की दो वास्तविक हल, हम ऐसा कह सकते हैं, 2 वास्तविक हल प्राप्त होने वाले हैं, 2 रियल रूट प्राप्त होंगे, 2 वास्तविक हल d ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में। और दोनों ही कैसे होंगे, 2 वास्तविक हल वह विभिन्न होंगे सर, दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे, ये बात भी कंफर्म है। 2 रियल रूट एंड डिफरेंट रूट्स इस कंडीशन में मिलने वाले हैं, ये बात तय है। बट यहां पर हम इसके सब टाइप की बात भी जरूर कर लेते हैं। d ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में इसके 2 सब टाइप पढ़ लेते हैं कि ऐसी नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से तो बड़ी रहेगी, ये तो आपने ले लिया, अब 0 से तो बड़ी रहेगी, हो सकता है कि वो रूट से बाहर निकलने वाली संख्या हो सकता है कि वो रूट से बाहर आए ही नहीं, जैसे 49 आ जाए रूट के अंदर, 16 होकर 7 बन जाएगा, 53 आ जाए रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अभाज्य संख्या हो गई वो तो, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के ऊपर रूट अप्लाई हो जाए तो भैया वो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकती। हाँ जी, तो उस कंडीशन में हम 2 बात कर रहे हैं कि जब रूट से d पूर्ण वर्ग बन जाए, d कैसा हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, d पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उस कंडीशन में हमारे जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, मूल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, परिमेय होंगे जी। अब ये तो बात हमने कर ली कि वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, तो परिमेय, और हमने इसके अंदर बात कर ली कि d यदि 0 से तो बड़ा है पर यदि वो रूट से बाहर निकलने लायक हो, रूट 16 होकर, जैसे रूट 25, रूट 49 है, रूट 169 है, रूट 144 है, यदि ऐसी वैल्यू आ जाए तो वो रूट से बाहर आ सकती है। और उस कंडीशन में x की 2 वैल्यू तो प्राप्त होंगी, दोनों विभिन्न तो प्राप्त होंगी, पर उस कंडीशन में वो दोनों परिमेय संख्याएं प्राप्त होने वाली है। और d यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब क्या होगा, उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, हमारे अपरिमेय होंगे। ये छोटी छोटी बातें आप बाय एग्जाम्पल अपना कोई एग्जाम्पल सेट करके भी कर सकते हैं। मैं इस चीज के पीछे ज्यादा लंबा बातें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये एक सिंपल बातें होती हैं जो बच्चा है, कोई भी भाई कुछ वैल्यू रखे इसमें अपने आप शो कर सकता है या फिर हल कर सकता है कि क्या परिमेय आ रहा है, क्या अपरिमेय आ रहा है। परिमेय क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म मिल जाए, अपरिमेय जो रूट के अंदर ही अपन को मामला मिल जाए वो अपरिमेय होंगे। सर हमारे जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, और अपरिमेय तो होंगे जनाब। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अपरिमेय यदि रूट आ रहे हैं तो वो कैसे होने वाले हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनाएंगे। जैसे एक रूट आपके पास 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा कैसा होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। जी हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड जरूर होते हैं क्योंकि वो रूट से बाहर आने के बाद वैसे ही फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जैसे एक बाई एग्जांपल हम समझेंगे, ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई कि d ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में जो रूट होते हैं वो पूर्ण वर्ग हो, d ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में जो रूट आएंगे, हल आएंगे, वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। हमने 2 केस की बात की कि d यदि पूर्ण वर्ग आए तो परिमेय होने वाला है, और d यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो उस कंडीशन में अपरिमेय रूट यानी कि अपरिमेय हल होने वाले हैं। तो चलिएगा हम आगे इसके बारे में और भी बात कर सकते हैं कि यदि अपरिमेय रहा तो दूसरे दोनों रूट कैसे होंगे, दोनों रूट एक दूसरे के लिए कैसा रिलेशन शो करेंगे, ये बात करने वाले हैं। खैर आइएगा, जैसे आपने अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लिखा था। हाँ जी, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने मान लिया यहां पर जैसे 22 आ रही है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं एक, और b की वैल्यू मैं मान लेता हूं -3 है, और ये नीचे वाला पार्ट मान लेता हूं a की वैल्यू 1 है। इस कंडीशन में हमारे जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, x इक्वल माइनस ऑफ माइनस +3 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 अपॉन 2 आ गया। हाँ जी, इस कंडीशन में दो रूट होंगे और दोनों रूट कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या नाम होता है इनका, बताइएगा क्या नाम होने वाला है। ये जो रूट आ रहे हैं x इक्वल 3 प्लस रूट 22, दूसरा रूट जो आएगा 3 माइनस रूट 22/2, ये दो रूट ऐसे आने वाले हैं। एक रूट यदि a प्लस रूट बी है तो दूसरा a माइनस रूट बी जाएगा। जी हाँ, दूसरा रूट ऐसा होगा। ये अप्रिमेय होने की कंडीशन में आता है या d लेस देन होने की कंडीशन में, d लेस देन 0 होने की कंडीशन में भी आता है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करें, d सेकंड जो हमारा रहेगा, d कैसा बन जाए, d इक्वल 0 बन जाए, और d यदि इक्वल 0 बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बन जाए तो x की दो वैल्यू होंगी, x इक्वल होगा -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो यहां आपको साफ नजर आ रहा है कि d 0 होने की कंडीशन में x की दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। एक बार प्लस का लेंगे तब भी यही आएगा, माइनस लेंगे तब भी यही आएगा। आपने यदि इस बात का जवाब जरूर दे सकते हैं कि ये जो दोनों रूट जो होते हैं अप्रिमेय होने की कंडीशन में एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, संयुग्मी पेयर, संयुग्मी होते हैं एक दूसरे के रूट्स। कब कौन सी कंडीशन में होते हैं, ये होते हैं भैया जब रूट अपना कैसे हो, अप्रिमेय हो। चलिएगा ये बात मैंने अभी रिप्लाई कर दिया है क्योंकि बार बार कंफ्यूज रहेगा फिर आपके कि क्या नाम हो सकता है उनका। x की दो वैल्यू -b/2a और -b/2a, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि जो दोनों रूट होंगे दो बराबर या दो इक्वल रूट, हम दोनों बातें ही करेंगे, दो इक्वल रूट्स रहेंगे और दोनों ही कैसे होंगे सर, दोनों ही रियल होंगे, वास्तविक हल होने वाले हैं श्रीमान। हाँ जी, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिएगा थर्ड हम बात करने वाले हैं कि d हमारा लेस देन 0 हो जाए तब क्या होगा। अरे d लेस देन 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। जी श्रीमान, तो x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल -b प्लस -b प्लस माइनस रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अपने पास यहां पर आने वाला है अपॉन 2a। और नेगेटिव नंबर यदि आपके पास रहने वाला है तो रूट्स कैसे होंगे, यहां पर आप बोलते हो कि रियल रूट नहीं होंगे, उस कंडीशन में काल्पनिक हल आपको प्राप्त होंगे, काल्पनिक रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आपके पास होंगे जी, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी रूट होंगे। उस कंडीशन में हम आगे अच्छे से बात और कर सकते हैं, बाय एग्जाम्पल इसको सेट जरूर किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल सेट जरूर कर लेते हैं, अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें d की वैल्यू हम -3 ले लेते हैं, a हम 1/2 ले लेते हैं और b जो है 2 ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनेगा वो -b यानी कि -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2 इंटू हाफ होगा, ऐसा होने वाला है। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, रूट जो है वो -2 प्लस माइनस और रूट से बाहर यदि इसको निकालना चाहें तो √3 आयोटा फॉर्म में आएगा, नीचे 1 आ गया। तो दोनों रूट्स जो कैसे आ रहे हैं, -2 प्लस √3 आयोटा, और दूसरा रूट क्या आ रहा है, एक रूट ये आ रहा है और दूसरा रूट क्या आ रहा है, -2 माइनस √3 आयोटा। फिर से देखिएगा एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट है सर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, संयुग्मी है जी, यस, एक दूसरे के कैसे हैं, संयुग्मी हल है।
हाँ जी, ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है सहयुग्मी कि सर एक d ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में d यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस कंडीशन में भी सहयुग्मी जाएगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। और एक d लेस देन 0 होने की कंडीशन में ऐसा सहयुग्मी रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो हमने पढ़ा है नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के हलों के बारे में बात की है। द्विघात समीकरण के हल कौन कौन सी विधियों से हम निकाल सकते हैं, जनरली हमने 4 विधियों का ओवरव्यू लिया है, 4 मेथड के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, नेचर ऑफ रूट, पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जरूर प्रूव किया था, उसके बाद नेचर ऑफ रूट की हमने बात की थी, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, और नेचर ऑफ रूट डिपेंड होता है डी पर, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेट हम बोल सकते हैं उसको, यस विविक्तर बोल सकते हैं, और वो 3 टाइप से बन सकता है, हमने तीनों की बातें अच्छे से कर ली है। उस कंडीशन में रूट्स यानी कि हल कैसे होंगे उनकी बातें भी कर ली है। अब हमारी बारी आती है कि इनके क्वेश्चन कैसे किए जाएं, ये हम काम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा, उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है। और YouTube पर शायद मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स, फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स आगे भी आने वाला है या फिर आया भी हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। पर यहां आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत कुछ अच्छा नॉलेज। अभी हमने क्या है 10th क्लास के अकॉर्डिंग नॉर्मल ओवरव्यू की बात की है, अभी हम सीनियर सेकेंडरी लेवल तक उठाने की कोशिश जरूर की है कुछ एक चीजों को, पर उस तक नहीं पहुंच पाए। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनको जरूर उठाएंगे, अपर लेवल तक के क्वेश्चन लेके जाने वाला हूं। जैसे मेरे पास यहां पर आप देखिएगा IIT मेंस में जितने भी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को एक साथ मैं लेने की कोशिश करूंगा। IIT मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं एक साथ लूंगा। जी हाँ, पीछे जितने भी मेंस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहां लेके आऊंगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में कैसे प्रैक्टिस किया जाए ये हम साथ मिलकर सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।